हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। वेल दोस्तों, आज मैं आपको जिसकी स्टोरी बताने जा रहा हूँ उसके बारे में शायद ही आपने इससे पहले कहीं सुना हो। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो आपको हिला कर रख देगी। दोस्तों, मेडुसा शायद ग्रीक पौराणिक कथाओं का सबसे लोकप्रिय प्राणी है, लेकिन ऐसा क्या है जो उसे इतना लोकप्रिय बनाता है? इस वीडियो में हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं और ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार कुछ भयानक तथ्य उससे संबंधित पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कम से कम एक बार उसका चेहरा ना देखा हो, चाहे वो क्लैश ऑफ टाइटंस, पर्सी जैक्सन की फिल्म ही क्यों ना हो, वर्साचे जैसे ब्रांड्स के कपड़ों में हो, वीडियो गेम जैसे गॉड ऑफ वॉर और हत्यारे की पंथ ग्राफिक कला पुस्तकें या टीवी। ऐसा इसलिए क्योंकि आधुनिक कल्पना में मेडुसा के सिर का एक विशेष स्थान है। जो लोग कला के बारे में उत्सुक हैं या इसमें शामिल हैं, चित्रों और मूर्तियों के कारण मेडुसा के बारे में जानते हैं। कुछ मेडुसा को निडर स्त्रीत्व का प्रतीक मानते हैं और अन्य इसे एक भयानक खलनायक के रूप में मानते हैं। मेडुसा लोगों को प्रेरित और आकर्षक बनाना कभी बंद नहीं करता। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेडुसा का बलात्कार किया गया था। ग्रीक पौराणिक कथाएं आकर्षक हैं, लेकिन एक महिला के रूप में इसके माध्यम से जाना जाना भयानक है। सांपों के सिर वाले राक्षस में बदलने से पहले मेडुसा एक युवा आकर्षक महिला थी। दुर्भाग्य से उसकी सुंदरता पोसेइडन की इच्छा था उद्देश्य बन गई। रोमन कवि ओविड के अनुसार एथना के मंदिर के अंदर पोसाइडन ने मेडुसा का बलात्कार किया। बहुत सारे विद्वानों का तर्क है कि क्या घटना सहमति से हुई थी। मेडुसा के साथ बलात्कार होने के बारे में ग्रीक स्रोत कभी बात नहीं करते। केवल ओविड सुंदर मेडुसा का उल्लंघन करने वाले समुद्र देवता के बारे में बात करता है, लेकिन हर कोई उसके अनुवाद से सहमत नहीं है। एथना और मेडुसा। एथना ने मेडुसा को एक राक्षस में बदल दिया, एक राक्षस जिसे आप देख नहीं सकते। जिस क्षण आप उसे घूरेंगे आप एक पत्थर बन जाएंगे। कभी तारीफें बटोरने वाली खूबसूरत महिला के बाल अब जहरीले सांप बन गए हैं। मेडुसा एक गोर्गोन बन गया। मेडुसा 3 गोर्गों में से एक था। उसकी 2 बहनें एरिले और स्टेनो थीं और उनके माता पिता का नाम फोकिस और केटो था। गोर्गन्स के बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, सिवाय इसके कि मेडुसा नश्वर थी और उसकी बहनें नहीं थी। हालांकि गोर्गन्स के रूप में कोई व्याख्या नहीं है। प्राचीन कलाकारों ने उन्हें मेडुसा के समान चित्रित किया था। एथना को मेडुसा के प्रति द्वेष था और ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि उसे दंडित करने और उसे एक राक्षस में बदलने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं थी। इसलिए जब पर्सियस को मेडुसा के सिर को राजा पोलीडेक्टस के पास लेकर जाने का काम सौंपा गया तो एथना ने स्वेच्छा से उसकी मदद की पेशकश की। पर्सियस ने सफलतापूर्वक मेडुसा को मार डाला, लेकिन एथना सच्चा मास्टरमाइंड था। पर्सियस और मेडुसा। मेडुसा को मारने के बाद जब पर्सियस अपने सिर को सिरिफोस के राजा पोलीडेक्टस के पेश करने के लिए वापस लेकर यात्रा पर जा रहा था तो उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। मेडुसा के सिर की मदद से पर्सियस के जीवन को खतरे में डालने वाले बहुत से रोमांच ठीक हो गए। पहली बार उसने एटलस के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया, जिससे एटलस पर्वत का निर्माण हुआ जो अफ्रीका में है। उसने इसका उपयोग राक्षस केटो और पिनस नामक एंड्रोमेडा के एक साथी को मारने के लिए किया, क्योंकि पर्सियस को एंड्रोमेडा से प्यार हो गया। जब पर्सियस अंत में सेरिफोस में वापस आया तो उसने गोर्गोन मेडुसा के सिर को उठाया और राजा पोलीडेक्टस को मार डाला, जिसने उसकी इच्छा के विरुद्ध डे ने पर्सियस की मां से शादी करने की कोशिश की थी। मेडुसा की उपस्थिति। दोस्तों, पुरातन यूनान से लेकर उत्तर पुरातन तक मेडुसा की कई कहानियां हैं। उसके पास अलग अलग तथ्य और अलग अलग कथानक नहीं है, लेकिन उनके पास मेडुसा की उपस्थिति के विभिन्न विवरण हैं। दूसरी सी शताब्दी के दौरान अपोलोडोरस लिखते हैं कि गोर्गों के सुनहरे पंख और दांत हैं। फिर भी मेडुसा का सबसे अच्छा वर्णन एक प्राचीन कला है। मेडुसा के बारे में लिखने वाले स्टीफन विल के अनुसार गोर्गोनियन मृतकों का एक विशिष्ट प्रतिनिधित्व था। हेलेनिस्टिक काल के बाद कलाकारों की नजर में मेडुसा की कल्पना बदल गई। उन्होंने मेडुसा को एक महिला के रूप में चित्रित किया जिसके बालों में सांप थे और थोड़ी अलग आंखें थीं। 2वीं और 20वीं सदी की दृश्य कला के माध्यम से आधुनिक लोग मेडुसा को एक खूबसूरत महिला के रूप में देखते हैं। मेडुसा और पेगासस। जब मेडुसा का पोसाइडन द्वारा बलात्कार किया गया तो वो गर्भवती हो गई, लेकिन किसी कारण से उसने कभी जन्म नहीं दिया। लेकिन जब पर्सियस ने मेडुसा के सिर को हटा दिया तो 2 बच्चे चिरसोर और पेगासस खूल से बाहर आ गए। तथ्य यह है कि पेगासस एक पंखों वाला घोड़ा था। इसका तात्पर्य है कि वो पोसाइडन का पुत्र था, क्योंकि पोसाइडन दूसरों के बीच घोड़ों का देवता था। मेडुसा मिथक का एक और पहलू जो तलाशने लायक है वो है जिस तरह से इसे नारीवादी सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। हाल के वर्षों में मेडुसा नारीवादी आंदोलनों के लिए एक लोकप्रिय प्रतीक बन गई है, क्योंकि उसकी कहानी को उन तरीकों के लिए शक्तिशाली रूपक में देखा जा सकता है जिनसे पूरे इतिहास में महिलाओं पर अत्याचार किया गया और उन्हें चुप करा दिया गया। इस व्याख्या में मेडुसा के सांपों को महिला क्रोध और शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जबकि उसकी डरावनी नजर उस तरीके का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें महिलाओं की आवाज और अनुभवों को अक्सर खारिज कर दिया जाता है या अनदेखा कर दिया जाता है।
मेडुसा को महिला शक्ति और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पुनः प्राप्त करके नारीवादियों ने स्त्रीत्व की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देने और समलैंगिक समानता की वकाल करने की मांग की है। मेडुसा की कहानी एक समृद्ध और बहुआयामी मिथक है जिसने सदियों से अनगिनत व्याख्याओं और पुनर्कल्पनाओं को प्रेरित किया। चाहे इसे गौरव और अभिमान के खतरे की एक सतर्क कहानी के रूप में देखा जाए या नारीवादी सशक्तिकरण और विद्रोह के प्रतीक के रूप में, मेडुसा हमारी सामूहिक कल्पना में एक शक्तिशाली और स्थायी व्यक्ति बनी हुई है। ऐसा एक पहलू वो तरीका है जिसमें मेडुसा की कहानी टकटकी की शक्ति के बारे में प्राचीन यूनानी मान्यताओं को दर्शाती है। ग्रीक संस्कृति में टकटकी को संचार और प्रभाव के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखा जाता था, जो उसका सामना करने वालों में भय या इच्छा से प्रेरित करने में सक्षम था। मेडुसा की डरावनी निगाहें इस विश्वास का एक शक्तिशाली अवतार हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इसमें किसी को भी उसकी ओर देखने वाले को पत्थर में बदलने की शक्ति है। मिथक के इस पहलू की व्याख्या विभिन्न तरीकों से की गई है। कुछ लोग इसे एक रूपक के रूप में देखते हैं जिसमें सुंदरता और इच्छा आकर्षक और खतरनाक दोनों हो सकती हैं, जबकि अन्य इसे उस तरीके के प्रतीक के रूप में देखते हैं जिसमें शक्तिशाली दूसरों को नियंत्रित करने और उन पर हावी होने के लिए अपनी निगाहों का उपयोग कर सकते हैं। मेडुसा मिथक का एक और दिलचस्प पहलू ये है कि जिसमें इसका उपयोग परिवर्तन और कायापलट के विषयों का पता लगाने के लिए किया गया है। मिथक के कुछ संस्करणों में मेडुसा के राक्षस में परिवर्तन को उसके घमंड और अहंकार की सजा के रूप में देखा जाता है, जबकि अन्य में इसे उसके आंतरिक अंधेरे और क्रोध की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। मेडुसा के परिवर्तन की कहानी भी द्वंद्व के विषय पर प्रकाश डालती है, क्योंकि मेडुसा में राक्षसी और मानवीय दोनों गुण दिखाए गए हैं। इस द्वंद्व की व्याख्या विभिन्न तरीकों से की गई है। कुछ लोग इसे मानव पहचान की जटिल और विरोधाभासी प्रकृति के प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे हमारे पशुवत और सभ्य स्वयं के बीच संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखते हैं। मेडुसा की कहानी का उपयोग मुक्ति और क्षमा का पता लगाने के लिए किया गया है। मिथक के कुछ संस्करणों में मेडुसा को एक सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, जिसे अन्यायपूर्ण रूप से शाप दिया गया था और वह अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित चाहता है। मिथक के इस पहलू की व्याख्या पश्चाताप और क्षमा की शक्ति में प्राचीन यूनानी विश्वास के प्रतिबिंब के रूप में की गई है और ये पूरे इतिहास में दर्शकों के बीच में गूंजता रहा है। मेडुसा मिथक एक समृद्ध और जटिल कहानी है जो आज भी हमें प्रेरित और चुनौती देती है। शक्ति, परिवर्तन, द्वंद्व और मुक्ति के इस विषय मानव अस्तित्व के कुछ सबसे बुनियादी सवालों पर बात करते हैं और इसकी स्थायी लोकप्रियता हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार देने के लिए मिथक की शक्ति का प्रमाण है। ग्रीक देवताओं की कहानी। दोस्तों, ग्रीक पौराणिक कथाओं के मूल देवी देवता और उनका पौराणिक इतिहास है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में पाई जाने वाली कहानियां रंगीन, रूपकात्मक हैं और उनमें उन लोगों के लिए नैतिक शिक्षाएं शामिल हैं जो उन्हें चाहते हैं और जो नहीं चाहते उनके लिए विचार करने की पहेलियां शामिल हैं। इसमें गहन मानवीय सत्य और पश्चिमी संस्कृति की मूल बातें शामिल हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं में टाइटन्स। ग्रीक पौराणिक कथाओं में नामित सेनाओं की कुछ पीढ़ियां उत्तरोत्तर मनुष्यों की तरह बढ़ती गईं। टाइटन्स गया, जी अर्थ, यूरेनस, ओरोनोस स्काई, पृथ्वी और आकाश, और माउंट ओथ्रेस पर आधारित के बच्चे। ओलंपियन देवी देवता बाद में टाइटन्स की एक विशिष्ट जोड़ी से पैदा बच्चे थे, जिससे ओलंपियन देवी देवता पृथ्वी और आकाश के पोते पोतियां बन गए। टाइटन्स और ओलंपियन अनिवार्य रूप से संघर्ष में आ गए, जिसे टाइटोनोमैची कहा जाता है। अमरों की 10 साल की लड़ाई ओलंपियनों ने जीती, लेकिन टाइटन्स ने प्राचीन इतिहास पर एक छाप छोड़ी। दुनिया को अपने कंधों पर रखने वाला विशाल एटलस एक टाइटन है। बाढ़, आग, प्रोमेथियस और पेंडोरा। बाढ़ के मिथक सार्वभौमिक हैं। यूनानियों के पास महान बाढ़ मिथक और उसके बाद पृथ्वी को फिर से आबाद करने की आवश्यकता का अपना संस्करण था। टाइटन्स, ड्यूकालियन और पिर्रा की कहानी में नूह के संदूक के हिब्रू ओल्ड टेस्टामेंट में दिखाई देने वाली कहानी से कई समानताएं हैं, जिसमें ड्यूकालियन को आने वाली आपदा की चेतावनी देना और एक महान जहाज का निर्माण शामिल है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में ये टाइटन प्रोमेथियस, या जिसने मानव जाति में आग लगा दी थी और परिणाम स्वरूप देवताओं के राजा को क्रोधित कर दिया। प्रोमेथियस ने अपराध की कीमत एक अमर व्यक्ति के लिए तैयार की गई यात्रा से चुकाई, एक शाश्वत और दर्दनाक पेशा। मानव जाति को दंडित करने के लिए जीज ने दुनिया की बुराइयों को एक समुद्र के पैकेज में भेजा और पेंडोरा द्वारा उस दुनिया पर हमला कर दिया गया। ट्रोजन युद्ध और होमर। ट्रोजन युद्ध ग्रीक और रोमन दोनों साहित्यों के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करता है। यूनानियों और ट्रोजन के बीच उन भयानक लड़ाइयों के बारे में हमें जो कुछ भी मालूम है उसका श्रेय 8वीं शताब्दी के यूनानी कवि होमर को दिया जाता है। होमर यूनानी कवियों में सबसे महत्वपूर्ण था, लेकिन हम ठीक से नहीं जानते कि वो कौन था, न ही उसने इलियड और ओडिसी दोनों या फिर उनमें से किसी एक को लिखा था या नहीं। फिर भी होमर के इलियड और ओडिसी प्राचीन ग्रीस और रोम दोनों की पौराणिक कथाओं में एक मौलिक भूमिका निभाते हैं। ट्रोजन युद्ध तब शुरू हुआ जब ट्रोजन राजकुमार पेरिस ने एक पैदल दौड़ जीती और एफ्रोडाइट को पुरस्कार एप्पल ऑफ डिसऑर्डर दिया गया।
उस कार्रवाई के साथ उन्होंने घटनाओं की श्रृंखला शुरू की जिसके कारण उनकी मातृभूमि ट्रॉय का विनाश हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एनीस की उड़ान और ट्रॉय की स्थापना हुई। यूनानी पक्ष में ट्रोजन युद्ध के कारण एट्रियस हाउस में व्यवधान उत्पन्न हुआ। इस परिवार के सदस्यों द्वारा एक दूसरे पर भयानक अपराध किए गए, जिनमें अग्निजनोय और ओरेस्टस शामिल थे। ग्रीक नाटकीय त्योहारों में त्रासदियां अक्सर इस शाही घराने के किसी न किसी सदस्य पर केंद्रित होती थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय हमें जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।